नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मौजूदा समय में म्यूचुअल फंड निवेश में लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है और इसकी वजह है यहाँ पर निवेश से मिलने वाला रिटर्न। लेकिन म्यूचुअल फंड निवेश से आपको हमेशा फायदा हो या आपको रिटर्न अच्छा मिले, इसके लिए जरूरी है आपको उन गलतियों से बचना है जो कि आपसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। तो कौन सी है निवेश की वो बड़ी गलतियां, उस पर हम करने वाले हैं आज खास चर्चा, जिससे आप अपने लिए बना सकते हैं एक अच्छा रिटर्न। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन हमारे साथ हैं। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। जितना ज़रूरी होता है समझना कि आपको निवेश में किन चीज़ों को करना है, शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों से बचना है। इसलिए आज हम उन बचने वाली या फिर गलतियों से सबको वाकिफ कराएंगे, जिससे कि आप वो नोट डाउन कर लें और बस उन चीज़ों को ना करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा पूरा ये सेटअप। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये गलतियां हो क्यों जाती हैं। हम तो इन गलतियों पे बात ज़रूर करेंगे, पर ऋषिकेश, यूजुअली जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कुछ हम सोचते हैं कि अपने पैसों को सही जगह लगाएंगे, गलतियां तो इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, लेकिन गलतियां कब बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं ये समझना जरूरी है। जी नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते। सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा एक प्रोसेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। कई बार निवेश की दुनिया में क्या होता है कि हमको किसी दोस्त ने बता दिया कि ये फंड अच्छा कर रहा है, फिर हम उस फंड में निवेश कर लेते हैं। किसी पड़ोसी ने बोल दिया ये फंड अच्छा कर रहा है, तो हम वहाँ निवेश कर लेते हैं। कोई वेल्थ मैनेजर आके हमको कहता है कि ये फंड में डाल दो, तो हमने उस फंड में निवेश कर लिया। ये प्रोसेस नहीं हुई, ये प्रोडक्ट बाइंग है। एक प्रोसेस होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कि एक लक्ष्य निर्धारित कर लो। एक लक्ष्य निर्धारित करने पे आपको पता चलेगा कि आपके आगे के स्टेप्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 14% का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया या 12% का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेप नंबर 2, एक बार लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो फिर उसका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 14% का आपने लक्ष्य निर्धारित किया, तो 100% इक्विटी में जाना चाहिए। अगर 12% का लक्ष्य निर्धारित किया है तो 80% इक्विटी में जाना चाहिए, 20% डेट में जाना चाहिए। तो एसेट एलोकेशन ना करना, ये काफ़ी गलती होती है। लक्ष्य निर्धारित ना करना, ये दूसरी गलती होती है। तीसरी गलती होती है कि हम डाइवर्सिफिकेशन पे गौर नहीं करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी। एक बार लक्ष्य निर्धारित हो गया, एसेट एलोकेशन हो गया निर्धारित कि 80% इक्विटी में जाना है। अब इस इक्विटी 80% अगर इक्विटी में जाना है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना है, तो 700 करीबन फंड्स अवेलेबल है मार्केट प्लेस में। तो कौन से फंड्स में निवेश करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आता है डाइवर्सिफिकेशन। लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। उन 7 फंड्स में पहले तो कैटेगरी के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। करीबन 14 कैटेगरीज सेबी ने अनाउंस की थी, उसमें से 8-9 कैटेगरीज में आपको निवेश करना है जहां पे अल्फा जनरेशन की पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद आपको मार्केट कैप्स के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में 55 25 25 उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। तीसरी चौथी चीज है कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम रिटर्न्स के पीछे भागते रहते हैं कि पिछला रिटर्न कितना आया है उस हिसाब से हम निवेश जी, करते हैं। हम देखते हैं कि एबीसी फंड ने पिछले 2 सालों में अच्छा फंड कर दिया, रिटर्न दे दिया, तो चलो उसमें निवेश कर लेते हैं। सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा देख के निवेश करना गलती है। हिस्टोरिकल डेटा के साथ फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर भी देखने जरूरी है और फिर आप निवेश कर सकते हैं। एक ओके। सबसे तो महत्वपूर्ण जैसा गलती। ऋषिकेश आपने बताया, मैं थोड़ा सा आपकी इन बातों को इलेबोरेट हम करना चाहेंगे आगे। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि निवेश करते समय आपका जो एक इंटेंशन है वो तो सही होता है, लेकिन जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने बताए। इसको हम इलेबोरेट करते हैं आगे। मैं क्षितिज आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि कब गलती, जैसे हमने शुरुआत में बोला कि एक प्रोसेस है, आपके सीखने का एक पूरी प्रक्रिया है, उसमें गलतियां हो जाती है, लेकिन कब गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है ये इंपॉर्टेंट है जानना। मैं डेफिनेटली डिटेल्स पर हम आएंगे कि कोई गलती हो जाए तो आप उसको संभाल भी कैसे सकते हैं, लेकिन कब गलती भारी पड़ जाती है किसी के निवेश पर। Well, नमस्कार स्वाति and ऋषिकेश भाई and
जस्ट टू टेक जो आपने बोला है स्वाति, इसको आगे अगर लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो आई थिंक ये 4 साल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि दैट इन्वेस्टमेंट की लर्निंग बुक से ये 4 साल को पैरामीटर नहीं लेना चाहिए, बिकॉज हम इससे लाइफ समझते हैं दैट लास्ट 4 इयर्स में जिस तरह के रिटर्न्स बने हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत गलत सेट हो गई। देखिए, म्यूचुअल फंड एक एवेन्यू है, या पीएमएस या कोई भी ऐसा जो एक एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म, एक एवेन्यू है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं टू हैव अ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, और आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब लॉन्ग टर्म जो है वो, अगर आप मेरे से पूछते हैं, तो लॉन्ग टर्म 10-15-20 साल के ऊपर ही लॉन्ग टर्म होता है, 15-20 साल से स्पेशली ऊपर। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 4-4 साल में पैसा डबल हुआ है, या कुछ फंड्स में 1-1 1.5 साल में डबल हुआ है, तो वो पैरामीटर गलत है। अब जब आप ऐसा पैरामीटर अपनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं, और काफी लोग रिटर्न चेज करते आ रहे हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। क्योंकि मार्केट्स हमेशा इतने बॉइंट नहीं रहती है, इस तरह के रिटर्न्स नहीं आते हैं, इवेंचुअली आप देखते हैं कि दैट ये जो रिटर्न्स आ रहे हैं, वो जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं आ रहे हैं, या मार्केट्स थोड़ा टाइम करेक्शन ले रही है, रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो एक तो ये आपको समझना है कि दैट आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से कोई 13 से 14% का मॉर्निंग होना चाहिए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाति, वो ये है दैट जब आप डायरेक्शनल इन्वेस्ट करते हैं जस्ट टू मेक मनी, आप एक गोल प्लानिंग से जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आप आप तब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है, उस इन्वेस्टमेंट को चलाते हैं। अगर आप बिना किसी गोल के इन्वेस्ट करते हैं, तो यू एंड अप रिडीमिंग द मनी जब आपको लगता है डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, या 4 टाइम्स हो गया। जबकि मैंने आपके साथ कितनी बार हमने बात करी है, आपने कई बार खुद कवर किया है, 11 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनकी नैप 1000 से ऊपर है। सो हमें ही समझना था 100 बैंकर्स म्यूचुअल फंड में बना है, तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो आई थिंक ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप एक गोल के साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को लंबा चलाना चाहते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रेंड इज माय फ्रेंड, इसको फॉलो नहीं करना है कि आज कोई हम्म। सेक्टर आ गया, कोई अच्छा हम्म। फंड कर रहा है, और वो ऑलरेडी इतना अच्छा रिटर्न दिया, तो मैं उसमें इन्वेस्ट हम्म। करना शुरू कर दूं। इन्वेस्टमेंट में ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड। बिल्कुल, आप जितना बिल्कुल। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हम्म। रखेंगे और सेक्टोरल बेट से 10 से हम्म। 15% से ऊपर नहीं जाएंगे, आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो उतना ही बिल्कुल। ड्रॉडाउन भी कम होगा मार्केट फॉर्म में, एट ए सेम टाइम उसका उसका जो राइट। परफॉर्मेंस है वो भी ऑन एन एवरेज एक सीमलेसली आपको रिटर्न देगा। क्षितिज, बिल्कुल जैसा आपने ऋषिकेश ने बताया कि एक किसी निवेश को सही होने के लिए, सटीक होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसे लगा दिए, आपका निवेश पूरा हो गया। आपको उसको बेहतर करते रहना पड़ेगा और गलतियों से बचना पड़ेगा। अब जैसा आप दोनों ही आप एक्सपर्ट्स ने बोला कि आप निवेश तो शुरू कर देते हैं, आप पैसे डाल दिए, लेकिन आपको मालूम ही नहीं आप पैसे किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, आपको चाहिए क्यों ये पैसे। तो सबसे पहला रूल तो यही होता है कि आपको एक लक्ष्य तय करना है। तब आपको एक मालूम चल जाता है कि हाँ, 10 साल के बाद शायद मुझे गाड़ी लेनी है, 20 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए मुझे पैसे चाहिए हो गया, 30 साल के बाद मुझे अपनी रिटायरमेंट करनी है, तो उसके लिए मुझे ये पैसे चाहिए। तभी आप एक कॉर्पस भी इकट्ठा कर पाएंगे। तो ऋषिकेश, ये गोल सेटिंग जो है वो करनी कैसे चाहिए, क्योंकि गलती तो हो जाती है लोगों से, लेकिन करने का सही तरीका क्या है? जी स्वाति जी, गोल निर्धारित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दो किस्म के गोल्स होते हैं। एक होते हैं कि हमको हमारा रिटर्न्स कितना बनाना है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स। दूसरी चीज होती है माइलस्टोन बेस्ड गोल प्लानिंग। जैसे आपने सही कहा कि बच्चे का एजुकेशन है, बच्चे की शादी है, या फिर रिटायरमेंट है। तो दोनों के तरफ जो आपका लॉन्ग टर्म जो गोल है, उसको आपको देखना है कि आपको 14% के हिसाब से ग्रो करना है। लेकिन जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है, उसको आपको देखना है कितने साल बाकी है। उदाहरण के तौर पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर मेरी बेटी की 10 साल के बाद ग्रेजुएशन की एक्सपेंस है, समझो 10 लाख की एक्सपेंस है आफ्टर 10 इयर्स, तो उसको मुझे आज 7% से या 5% से डिस्काउंट करके देखना पड़ेगा कि मेरे को कितना पैसा लगेगा। अगर आज समझो 10 लाख की खर्चे है, तो 10 साल के बाद करीबन 20 लाख का खर्चा होगा, अगर 7% का इन्फ्लेशन जोड़ लो। तो बैकवर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 साल के बाद अगर 20 लाख चाहिए, तो मुझे क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, क्या रिटर्न होना चाहिए, उस हिसाब से गोल प्लानिंग करनी पड़ेगी, माइलस्टोन गोल प्लानिंग। और जो लंबे अवधि की गोल प्लानिंग है, उसके लिए आप 13-14% का रिटर्न टारगेट रखो। तो 14% अगर आप रिटर्न टारगेट रखते हो, तो 10 साल में करीबन पैसा 4 गुना होने की गुंजाइश बहुत हाई होती है।
अब क्योंकि एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पर बात आई थी, ये एसेट एलोकेशन को कैसे तय किया जाए क्षितिज, कि हमें कौन से एसेट में कितना पैसा डालना है? डेफिनेटली ये आपके गोल से ही कनेक्टेड है, तभी ये एक पूरा एक प्रोसेस है जो जिस पर हम बात कर रहे हैं। आपने गोल सेट नहीं किया, आपको कितनी देर के बाद पैसे चाहिए, आप उसको उसके हिसाब से अच्छे से एसेट एलोकेट नहीं कर पाएंगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये एसेट एलोकेशन यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का प्रोसेस कैसे पूरा हो? गोल्स तो है ही है, पर एट द सेम टाइम एक इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब आप एक एसेट एलोकेशन डिफाइन करते हैं। बिकॉज इवेंचुअली लेट्स से अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्विटी में तो जा नहीं सकते, तो आपको फिक्स इनकम एसेट क्लास ही लेना पड़ेगा। या कोई 3 to 5 ईयर का गोल है, उसमें भी हम प्योर इक्विटी के लिए मना करते हैं, तब आपको कोई बैलेंस कैटेगरी के फंड्स लेने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। एंडिंग विच इज मोर देन 5 ईयर आपका कोई गोल है, उसमें आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसमें भी 5 से 7 साल तक आप लार्ज कैपिश या मल्टी कैप फंड्स लेते हैं। 7 to 10 ईयर्स में आप मिड कैप का फ्लेवर ऐड करते हैं। 10 ईयर प्लस में आप कोई स्मॉल कैप या कोई माइक्रो कैप के भी आजकल इंडेक्स फंड्स हैं, वो ऐड कर सकते हैं। सो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर गोल एज पर एज योर रिस्क एपेटाइट ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है दैट आपका रिस्क टॉलरेंस नहीं है उतना, अब नॉर्मली हो ये रहा है कि रिस्क टॉलरेंस विद रिगार्ड टू मार्केट कैसे शेप अप करे, लोगों का उन्हें लग रहा है कि उनका रिस्क टॉलरेंस काफी है, बिकॉज मार्केट करेक्शन देखा नहीं है। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग जो कैपिटल मार्केट्स में आए हैं, चाहे वो बॉन्ड जैसे, चाहे वो स्टॉक्स में आए या म्यूचुअल में आए हैं, वो पिछले 4 साल में आए हैं। तो मैं ये जरूर बोलूंगा दैट आप रिस्क टॉलरेंस को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखें जब अपना एसेट एलोकेशन करें, बिकॉज इवेंचुअली ये जब मार्केट ड्रॉडाउन लेती है तो काफी ज्यादा जो आपके स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या इस तरह के फंड्स हैं वो काफी ज्यादा गिरते हैं। तो यहाँ पे आप डिपेंडिंग ऑन योर गोल प्लान, डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ देयर मैच्योरिटी, एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, आप तीनों का या रिस्क एपेटाइट को साथ में लेके आप अपने एसेट एलोकेशन डिफाइन कीजिए। कुछ गोल्स हैं स्वाति, उसमें आप डिबेट नहीं कर सकते। मान लीजिए चाइल्ड एजुकेशन का गोल है, तो अगर वो 12 ईयर्स के बाद जब हायर एजुकेशन में जाएंगे वो गोल डिफाइंड है। पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है एंड आपके पास फ्यू अदर गोल्स आर देयर, मान लीजिए आपने घर लेना है, कुछ करना है, तो हो सकता है आपका कंपाउंडिंग 1 साल 2 साल लेट हो डिपेंडिंग ऑन योर गोल, बट येस वो आपके रिस्क टॉलरेंस और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होगा। तो ये कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं देन यू कैन एक्चुअली डिफाइन कि हाँ मेरा 70% 30%, 70% इक्विटी में रहेगा, 30% डेट में रहेगा, जो भी रहेगा। एंड प्लीज एक चीज का जरूर सब लोग ध्यान रखें कि अगर बहुत ज्यादा डेविएशन होता है करंट मार्केट सिनेरियो में, जैसे काफी इक्विटी में परसेंटेज ज्यादा दिख रहा होगा पोर्टफोलियो में, तो आप अपने गोल्स के साथ अपने डिफाइंड एसेट एलोकेशन का स्टिक करें। तो अगर आपको लग रहा है डेविएशन ज्यादा है तो उतना ट्रिम करके या तो आप फिक्स इनकम या बैलेंस कैटेगरी में चले जाएं, जहां पे बैलेंस एडवांटेज फंड में जहां फिक्स इनकम आज के डेट में ज्यादा है, या फर्दर एलोकेशन आप फिक्स इनकम में करें रादर देन इक्विटी में करें। क्योंकि आप जो डिफाइन कर रहे हैं उसको एक बार रिव्यू करते रहें हर 6 मंथली, आपका एसेट एलोकेशन क्या है। ओके, बात होगी। ओके, एक बिल्कुल एक जो बात है पूरे इनफैक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ऋषिकेश, वो ये रहता है लोगों को लगता है कि उनके फंड में अच्छा उन्हें रिटर्न मिल रहा है, या ऑन पेपर या ऑन स्क्रीन एक फंड बड़ा अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो शायद यही फंड उनके लिए अच्छा है। तो ये जो गलत फहमी है इसको दूर करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रदर्शन के पीछे, पास्ट परफॉर्मेंस के पीछे भागना कई निवेशकों को भारी पड़ा है। जी स्वाति जी, बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कभी निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेयर व्यू मिरर देख के कभी गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। वैसे ही पास्ट परफॉर्मेंस सिर्फ देख के निवेश नहीं किया जा सकता। कुछ फ्यूचरिस्टिक पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है कि क्या रिटर्न्स पोटेंशियल है आगे चल के। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँगा कि सेक्टोरियल फंड्स, जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया था पिछले 3-4 सालों में, जब आप सेक्टोरल फंड्स में निवेश करते हो तो वो काफ़ी टैक्टिकल कॉल्स होते हैं निवेश करने के लिए और निकास करने के लिए, तो उससे थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा रहता है। सेक्टोरल फंड जैसे आईटी और फार्मा, इन दो सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था 2020-2021 में। राइटली सो, क्योंकि आईटी की तरफ काफ़ी झुकाव था जब कोविड आया था, और फार्मा की तरफ भी झुकाव था क्योंकि कोविड आया था। लेकिन उसके बाद पिछले साल अगर 22-23 में आप देखो तो रिटर्न्स काफ़ी डिप होते हुए दिखे, डिक्लाइन दिखा हुआ है रिटर्न्स में। तो पिछला रिटर्न देख के सिर्फ आगे निवेश करना गलत है। हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहिए, लेकिन 50% वेटेज देके, लेकिन अगला 50% फ्यूचरिस्टिक रिटर्न्स को भी वेटेज देना चाहिए। इसके अलावा
क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना चाहिए, एएमसी कैसी है, फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है, ये सारी चीजें भी गौर फरमाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो पिछला प्रदर्शन आगे की गारंटी नहीं है। बहुत से ऐसे पैमाने हैं जिस पे आपको अपने जो फंड है उसको परखना बेहद ज़रूरी है, और इसमें इम्पॉर्टेंट रिस्क एपेटाइट भी है। रिस्क पैरामीटर किसी फंड का पहचानना, क्योंकि हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है बहुत रिस्कियर एसेट्स, बहुत रिस्कियर कैटेगरीज में निवेशकों ने पैसे डाले हैं और उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ है कि नहीं, उनका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है। कैसे समझे एक पोर्टफोलियो रिस्की कैसे होता है, क्षितिज? स्वाति, जैसे कि आप समझिए, जैसे आपने बोला भी रिसेंटली ज्यादातर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की पूरी आप देखें, नए फंड्स भी आए और काफी क्लाइंट्स ने उसी में पैसा डाला है। बिकॉज होता क्या है कि जब कोई सेक्टर स्पेसिफिक आप एलोकेशन लेते हैं तो उसमें एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है। तो मेक इट सिंपलर, अगर आप डिफेंस सेक्टर फंड में हैं तो वो सिर्फ डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है। अगर वो बैंकिंग फाइनेंशियल्स में है तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स में कर रहा है। फार्मा में तो फार्मा में कर रहा है। आईटी में तो आईटी में कर रहा है। तो अभी जब आप एक सेक्टर स्पेसिफिक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस जो है वो सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ एक सेक्टर। जबकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में क्या होता है, आपके डिपेंडिंग ऑन फंड मैनेजर को क्या पसंद है क्या नहीं है, 6-7 डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और उसका एक डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक्स में भी हो जाता है और सेक्टर में भी हो जाता है, जो बहुत बड़ी चीज है। अभी जो एक स्पेसिफिक सेक्टर फंड्स होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन कि वो सेक्टर कैसा कर रहा है। मतलब जैसे कमोडिटी एक सिक्लिकल सेक्टर है। सिक्लिकल का मतलब होता है कि उसका एक साइकिल आता है, वो चलता है, पीक पे जाता है और फिर उसका साइकिल नीचे हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ उसका रिटर्न भी फिर इम्पैक्ट करता है। तो जो जो फंड्स डाइवर्सिफाइड होते हैं उसमें ये सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क कम होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। जो फंड सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं उसमें सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क होता है। दूसरा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप एक सेक्टोरल फंड में या एक थीमेटिक में आप लगाते हैं तो आपका कन्विक्शन उस थीम पे होता है। तो उसमें आपको एग्जिट भी, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप उसके बॉटम पे आए तो एग्जिट आपको शायद पीक पे नहीं मिले, पर आपको एग्जिट भी लेना टाइम भी होता है, ताकि आपको जब वो सेक्टर डाउन टर्न पे जाए तो उसके नेगेटिव रिटर्न्स आपको इम्पैक्ट नहीं करें, जो ज्यादातर हो नहीं पाता। तभी हम कहते हैं कि आप 10 से 15% ही सेक्टोरल फंड्स में रहें, वो भी कुछ बेटर बेटर सेक्टर्स में लें। आज कोई डिफेंस सेक्टर में बैठा हुआ है तो उसको लग रहा होगा, ये काफी लोग जो डिफेंस सेक्टर को देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। पर मैं यही बोलूंगा दैट ऑलरेडी वो प्राइस इन है उसका रिटर्न, तो आप उस रिटर्न को देख के मत आए और रादर वो सेक्टर्स देखें या एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज देखें जहां पे स्कोप फॉर यू टू बिकम बेटर बेटर हो। तो 3-4 पैरामीटर्स होते हैं टेक्निकल साइड पे, मैं बताऊंगा आपको। बीटा होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जो हर फंड की फैक्ट शीट में दिया होता है। उसमें इंडेक्स से विज़ अगर नंबर आपका कम है तो दैट मीन्स आप लेस रिस्कियर हैं। अगर नंबर ज्यादा है मान लीजिए तो आप ज्यादा रिस्कियर हैं। तो ये 3-4 चीजें आप टेक्निकल लेवल पे भी पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, पैमाने हैं अपने फंड को परखने के। और कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको बचना चाहिए अपने निवेश में, इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। निवेश की कौन सी गलतियां पड़ सकती है आपके निवेश पर भारी, इस पर चल रही है खास चर्चा। हमारे साथ क्षितिज महाजन है और ऋषिकेश पालवे से खास बातचीत चल रही है। ऋषिकेश, क्योंकि हमने एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन की बात की, हम एक एसेट एलोकेशन जब सेट करते हैं, इक्विटी टू डेट का रेशो, कई बार वो एलोकेशन बिगड़ जाता है। बाजार की चाल कुछ अलग हुई, ओवर वैल्यू हुए बाजार, तो तब बदल जाता है। ये एक निवेशक को कैसे मालूम चले कि उनका पोर्टफोलियो जो है इम्बैलेंस हुआ है, डिसबैलेंस हुआ है, और इसको वापस पटरी पर लाने के लिए जो रिबैलेंसिंग हुई या रिव्यू हुआ, वो कब और कितनी बार करना चाहिए? तो स्वाति जी, सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा कि एक बार आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक एसेट एलोकेशन निर्धारित करना जरूरी होता है। समझो 80 और 20 का आपने एसेट एलोकेशन निर्धारित किया है, करीबन 13% के रिटर्न के लिए। तो फिर आपको हर साल देखना पड़ेगा कि आपने कितना डिविएट किया है। समझो मार्केट बहुत अच्छा चला गया, समझो 20% का रिटर्न दे दिया मार्केट ने, तो करीबन 16% का रिटर्न बढ़ जाएगा, 96% ऑफ द पोर्टफोलियो इक्विटी हो जाएगा। तो फिर आपको रीबैलेंस करके वापस 80% पे लेकर आना चाहिए। मेरे हिसाब से रीबैलेंसिंग की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी क्रूशल है, और वो हर साल 18 साल भर में 12 या 18 महीने के बीच में करनी चाहिए। लेकिन रीबैलेंसिंग कब करोगे? जब आप पोर्टफोलियो रिव्यू करोगे। एक बहुत अहम गलती हम करते हैं निवेशक के हिसाब से कि
हम पोर्टफोलियोज रिव्यू नहीं करते हैं। तो उसको हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने, हर साल हमको देखना चाहिए कि रिटर्न्स कितना दिया है, हमारा एसेट एलोकेशन कितना है, हम फंड लेवल पे ओवर एलोकेटेड है कि नहीं है। ये सारे पैमाने जो है वो मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 महीने और हर साल के हिसाब से जब आप कहीं पे भी ओवर वेट हो जाओ तो उसको ट्रिम करना, जैसे क्षितिज जी ने भी कहा, बहुत ज़रूरी है। इसको रीबैलेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो 12 से 18 महीने के बीच में रीबैलेंसिंग एक्टिविटी कैरी आउट करनी चाहिए। ओके, 12 से 18 महीने के बीच में आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए, देखिए कहीं इक्विटी ज़्यादा तो नहीं हो गया, डेट कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया, आपने जो एसेट एलोकेशन बनाया था वो कहीं इधर उधर डीरेल तो नहीं हो गया। एक्सपेंस रेशो देखना कितना इंपॉर्टेंट है क्षितिज किसी फंड का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, स्विच करते हैं फंड्स के बीच में, और उसका खामियाजा उन्हें रिडेम्पशन पे एज एक्सपेंस रेशो देखकर करना पड़ता है। तो जब वो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फंड से निकल रहे, रिडीम कर रहे हैं, तो एक्सपेंस रेशो देखना कितना जरूरी? स्वाति, 3 एलिमेंट्स आते हैं इसमें जब आप किसी फंड से एग्जिट कर रहे हैं। एक तो आप एग्जिट लोड, अगर आप 1 साल के अंदर जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जिट लोड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है आपका। 1 साल से अंदर आप अगर एग्जिट कर रहे हैं तो जो गेन है उसके ऊपर 20% आप पे करते हैं। 1 साल से ऊपर भी अगर आप एग्जिट कर रहे हैं किसी फंड को तो 12.5% का कैपिटल गेन है। तो आप एग्जिट कॉस्ट एक बहुत बड़ा कॉस्ट है अगर आप देखें। सो आप तभी फंड चेंज करें, फ्रिक्वेंटली चेंज करें जब आपको लगे कि हाँ, जो अगला फंड है वो बहुत बेटर रिटर्न दे सकता है यहाँ से, और जो एक्सपेंस रेशो जो है उसका इन लाइन है या जो एग्जिस्टिंग फंड से कम है। अदरवाइज अगर आप किसी छोटे साइज के फंड में जा रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक्सपेंस जो आपके एग्जिस्टिंग फंड से हो सकता है वो कोई 45 बिप्स के से ज्यादा हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जब कंपाउंड करता है तो अपने में बड़ी मात्रा, एक बड़ा एक्सपेंस आ जाता है। तो यस, एग्जिट लोन, एक्सपेंस रेशियो एज वेल एज कैपिटल गेन, ये तीनों एलिमेंट बहुत रिलेवेंट हैं जब भी आप कोई फंड के बीच में स्विचेस कर रहे हैं। सो इन तीनों को आप इन तीनों का आकलन करें इससे पहले आप कोई फंड से एग्जिट करें। ओके, इमरजेंसी फंड, कई लोग शायद इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते हैं ऋषिकेश, पर इमरजेंसी फंड कितना हो, कैसे बनाए? कई बार इमरजेंसी फंड से हमें पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है, हमें लगता है कि कोई नहीं, पैसे पड़े तो हैं, उसको हम इमरजेंसी के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो इमरजेंसी फंड को दोबारा से फिल करना कितना ज़रूरी? इमरजेंसी फंड होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम एक इमरजेंसी फंड की किटी नहीं बनाते। कैसे होता है कि अधिकतर पैसा जो है निवेश होता है इक्विटी में, और फिर अगर मार्केट, और इक्विटी जो है वो मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से मूव करता है। समझो कोई करेक्शन की वजह से इक्विटी मार्केट्स अगर टूट जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी टूट सकते हैं, और उसी समय पे अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपका दिल नहीं मानेगा कि वो इन्वेस्टमेंट्स तोड़े। तब आपको कहीं और से पैसे इंतजाम करने पड़ेंगे। तो वो सिचुएशन से बचने के लिए आप एक इमरजेंसी फंड की किटी बना के रखिए। एक इमरजेंसी फंड का अमाउंट तय कर लो पहले तो, कितना हो सकता है। 50 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है, जितना भी रकम है वो बाजू में करके रखिए, और वो लॉन्ग टर्म गोल से मैरी ना करे। जो लॉन्ग टर्म गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है, वो एक 14%, 13%, 12% के हिसाब से चलता रहेगा। लेकिन जो इमरजेंसी फंड है वो आपको डेट में निवेश करना चाहिए, ताकि आपको जब चाहिए तब लिक्विडिटी मिल सके उससे, और आप मार्केट पर डिपेंडेंट ना हो जब आप उसमें निवेश करते हो। और जब भी आप उसमें से इस्तेमाल करते हो पैसा किसी भी इमरजेंसी के लिए, उसको रीफिल करना भूलिएगा मत। तो पहले तो इमरजेंसी फंड का प्रोविजन करना बहुत जरूरी है, और जब भी आप उसका यूटिलाइजेशन करते हो तब उसको रिफिल कीजिए। यही एक रिक्वेस्ट है सबसे। बिल्कुल। और टैक्सेशन, क्योंकि टैक्सेशन में बदलाव हुए हैं कैपिटल गेन टैक्स में, तो अब ये देखना भी सर, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्षितिज, कि किसी फंड का टैक्सेशन कितना है, आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना मिलेगा? बिल्कुल स्वाति, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% हो गया है, लॉन्ग टर्म 10 से 12.5% हो गया है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जब भी आप कोई स्विचेस कर रहे हैं या जब भी आप बुक करने के बारे में सोच रहे हैं, आप समझिए कि दैट उसमें देयर इज अ एलिमेंट ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो। तो 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। जबकि आप अगर मैनेज कर सकें या फिर अगर आपको लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग इस फंड में अंडर परफॉर्मेंस है बट ब्रॉडली फंड मैनेजर अच्छा है,
फंड ठीक है तो आपको स्विचेस नहीं करने चाहिए, बिकॉज कल को आपको बहुत ज्यादा चीजें लुक्रेटिव लगेंगी आज की मार्केट में, दैट कोई सेक्टोरल फंड इतना रिटर्न दे रहा है। समझिए आप इस कंट्री में अगर आप फूड इन्फ्लेशन 7% लेते हैं, तो अगर आप 14-15% कंपाउंडिंग कर पा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत अच्छा रिटर्न है। इसी मनी को आप एक बहुत अच्छे टैक्स एफिशिएंट टूल जिसको एसडब्ल्यूपी बोलते हैं उसके थ्रू रिटायरमेंट के बाद यूज कर सकते हैं। जबकि जब आप स्विचेस करते हैं ना, तो उसके बीच में हो सकता है बाय द टाइम आप जहां स्विच करें, एक तो कॉस्ट यहाँ पे थे टैक्स की, दूसरा आप स्विच करें वहां पे ऑलरेडी प्राइस इन हो जो रैली है उस सेक्टर में। सो जस्ट बी केयरफुल, ये सब 2-3 चीजें हैं जो आप ध्यान रखें। एंड ज्यादा यूज मत करें स्विचेस को या फिर फंड शिफ्टिंग को, अनलेस एंड अनटिल किसी फंड के अपने बेसिक पैरामीटर्स में चेंज हो गया, मतलब आपने मल्टी कैप लिया था वो लार्ज कैप हो गया, या फिर फंड मैनेजर जो उसके साथ एसोसिएटेड था उनका बदलाव हुआ है, तो अदरवाइज कारण हो तो समझ आता है, अदरवाइज आई थिंक जस्ट स्टिक अराउंड विद योर इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट में दोनों ही एक्सपर्ट्स के पसंदीदा फंड्स को जान लेते हैं कि पोर्टफोलियो में राइटली कौन से फंड्स को पोजीशन कर सकते हैं। ऋषिकेश, आपसे शुरुआत करेंगे, कौन से फंड्स आपको पसंद हैं? आ, चुनाव करूंगा आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड का। 1-2-3% डिविडेंड की वजह से ज़्यादा मिल सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप काफ़ी प्रॉमिसिंग है। मिड कैप में काफ़ी पोटेंशियल है, इसलिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी इज़ अ गुड बाय। एसबीआई जो ब्याज दरें चल रही है उस हिसाब से एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इज़ अ गुड फंड। और स्मॉल कैप में भी पोटेंशियल है, तो इन्वेस्को का इंडिया स्मॉल कैप फंड इज़ अ गुड फंड। तो ये 5 फंड्स के बारे में मैं चुनाव करूँगा। ओके, और क्षितिज, आपके पसंदीदा फंड्स? अभी करंटली जो मुझे पर्सनली जो लग रहा है कि मल्टी कैप इज अ बेटर वे टू इन्वेस्ट इन एचएसबीसी और वाइटो का मल्टी कैप के ऑप्शंस हैं विच आर गुड। फ्रैंकलिन का एक इंडिया अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू ओरिएंटेड फंड है, it's a good fund to be in a part of the portfolio. Then एक महिंद्रा का मिड कैप है, महिंद्रा मनुलाइफ का फंड है, और मुझे लगता है एक मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है वो एवरग्रीन है, बिकॉज द वे गवर्नमेंट इज फोकस और वो कह रही है कि वो आपका 25% कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग से आएगा जीडीपी का बाय 2030, तो उसमें ह्यूज सेटअप है। तो आई थिंक स्टेप अप है, तो वहाँ पे ये 5 फंड्स हैं जो मुझे लग रहा है एक अच्छा पोर्टफोलियो का आउट कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल चॉइस। ओके ओके, तो निवेश की गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। कुछ पसंदीदा फंड्स भी जाने अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से। धन्यवाद करेंगे आपका ऋषिकेश और क्षितिज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।